आइए अब स्टडी करेंगे हम लिविंग वर्ड का पहला जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का। नीट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। कहने का मतलब ये है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमको बता सके कि जिंदा रहने वाले जीव में पाया जाएगा। पाए तो सब लगभग जाएंगे लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें देखते हैं। तो देखिए यहाँ फर्स्ट का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सी में है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड दियर मेमोरी। तो परसेप्शन ऑफ इवेंट्स मतलब जो भी घटनाएं हमारे एनवायरनमेंट माने वातावरण में चारों ओर हो रही हैं उनके प्रति संवेदना। परसेप्शन का मतलब संवेदना एंड दियर मेमोरी और उसको याद रखना, ये जीवित होने की सबसे बड़ी पहचान है। जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे एनसीईआरटी तो हमने बार बार बताया था कि देखिए इस पॉइंट को जो है ध्यान दीजिए, जब नीट का आंसर करेंगे तो ये पूछा जाएगा। तो वही कह रहा है कि जिंदा रहने वाले जीव में सबसे जो एक्सक्लूसिव या ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो उसके जिंदा रहने को प्रकट करे वो ये है कि परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड दियर मेमोरी। मतलब उसके आसपास के वातावरण में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके प्रति संवेदना और उसकी मेमोरी यानी उसकी याददाश्त, याद रखने की क्षमता, ये जीवित जीव का सबसे बड़ा कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर एबिलिटी फॉर। कह रहा है जीवित जीव को या जीवित ऑर्गेनिज्म को निर्जीव से, नॉन लिविंग से अनएक्सेप्शनली जिसका कोई विवाद ना हो किस प्रकार से हम लोग अलग कर सकते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है जो ये प्रकट कर सके कि जिंदा और निर्जीव में सबसे महत्वपूर्ण अंतर, कि एक ही शब्द बोल दिया जाए और वो गलत ना हो। तो फिर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसी का ये बेसिक क्वेश्चन है दूसरा। तो देखें यहाँ पर 2 का डी ऑप्शन करेक्ट है। इसको देखते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टच, मतलब छू लिया जाए तो उसको पता चल जाए। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टच, टच मतलब किसी को टच किया जाए और उसको एहसास हो जाए कि मुझे कोई टच कर रहा है, ये सबसे बड़ा लक्षण है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है उसी की कॉपी है कि वातावरण के प्रति संवेदना। तो जाहिर सी बात है वातावरण में कुछ चीज़ है वो हमको छू गई तो हमें पता चल गया, बस बिल्कुल वैसे ही है वातावरण के प्रति संवेदना, बस केवल कहने का तरीका बदल गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद। कह रहा है कि जो जीवों का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल पर स्टार्ट हुआ। जैसे अभी हमने एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसी तरह से ये उसी से मिलता जुलता सवाल पूछा जा रहा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद। तो इसको देखते हैं। 3 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब माइक्रो मीन्स बहुत छोटा और उससे भी छोटा सब। जैसे कहते हैं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर से जो छोटा होता है। तो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी चीज़ें देखी जाती हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखने के
वाली चीज़ों से भी छोटी, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर मतलब आणविक स्तर पर। तो इसका सॉल्यूशन में एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको पढ़ के समझते हैं। तो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि जो हमारे पास सेल होती है कोशिका, तो कोशिका के अंदर भी क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्लोरोफिल, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमारी कोशिका माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म है, लेकिन उसके अंदर पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं वो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, इसीलिए सब माइक्रोस्कोपिक कह रहा है। इसको समझिए। तो देखिए, मॉलिक्यूलर असेंबलीज आर लार्ज ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ मॉलिक्यूलर यूनिट दैट मेक अप पार्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स। तो कह रहा है जो अणुओं की असेंबली मतलब सभा, मतलब जो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, आर लार्ज ऑर्गेनाइज्ड सेट, बहुत बड़े पैमाने पर ये सेट इकट्ठा हो रहा है, लार्ज है इसका मतलब। और मॉलिक्यूलर यूनिट दैट मेक अप पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स, और जो यूनिट है वो मॉलिक्यूलर यानी आणविक यूनिट है, जो उस ऑर्गेनेल्स यानी अंग को या जीवित पार्ट को बना रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि उदाहरण, वन कॉमन माइक्रोमॉलिक्यूलर असेंबली इज द माइक्रोट्यूब्यूल। एक कॉमन अगर हम लोग लें तो माइक्रोमॉलिक्यूलर असेंबली जो है, माइक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, तो बड़े आणविक स्तर पर देखा जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल हमारा एक एग्जाम्पल है जो कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर पाया जाता है। विच इज इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मिंग स्ट्रक्चर इन द सेल आर रिलेटेड टू सेल मूवमेंट। ये सेल के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है और सेल के मूवमेंट के लिए माइक्रोट्यूब्यूल। अगला कह रहा है द सेल, जिसको प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स मेनी ऑर्गेनेल्स। तो सेल के में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो बहुत सारे जो सेल के अंग हैं उनको सराउंड मतलब घेरती है। एंड द सेल इज ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूलर असेंबली, और सेल खुद ही उच्च स्तरीय आणविक असेंबली है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बहुत उच्च स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन है इसका। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। तो कह रहा है कि मैंगो यानी आम का वैज्ञानिक नाम क्या है जो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था यानी बताया था। तो इसको देखते हैं। तो 4 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, पहले देख लेते हैं। तो 4 का सी में है मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो हमने बताया था जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे कि लिनियस के नाम हिसाब से लिनियस ने बाइनोमियल नामनक्लेचर सिस्टम दिया था। उसका मतलब होता है द्विनाम पद्धति, मतलब जब हम नाम लिखेंगे किसी भी एनिमल का या प्लांट का तो उसमें 2 चीज़ें होंगी। तो पहला नाम जीनस का होगा यानी वंश का, दूसरा स्पीसीज यानी जाति का। और जब हम जीनस का नाम लिखेंगे तो पहला अक्षर बड़े से लिखेंगे, और जब स्पीसीज यानी जाति का नाम लिखेंगे तो पहला अक्षर छोटे से लिखेंगे। और जिस वैज्ञानिक ने ये नाम दिया है उसके सम्मान के लिए उसके नाम का शॉर्ट फॉर्म शीर्षक के रूप में लिखेंगे। तो लिनियस ने दिया है तो लिन लगा दिया गया, लिनियस के कुछ अक्षर। और लिनियस के सम्मान में तो चूंकि महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने इतना महान कार्य किया जीव जगत में, तो उनके नाम के सम्मान के लिए पहले अक्षर को बड़ा लिखा जाएगा, इसलिए यल बड़ा लिखा गया। आइए सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नामनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति के अनुसार द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, पहला शब्द जो है जीनस यानी वंश को बताएगा, स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर और बड़े अक्षर से शुरू होगा। व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट्स मतलब जो जाति का नाम है स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर, छोटे अक्षर से स्टार्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल कह रहा है
साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, मैंगो का वैज्ञानिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। पहला अक्षर जीनस का है, बड़े अक्षर से स्टार्ट है। दूसरा अक्षर स्पीसीज का है, छोटे अक्षर से शुरुआत की गई है। नेम ऑफ द ऑथर एपीएस आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। कह रहा है ऑथर मतलब जो खोज करता या नाम देने वाला उस प्लांट या एनिमल से रिलेटेड जो वैज्ञानिक है उसको भी लिखा जाएगा बाद में आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, जो ये हम लिख चुके हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में नाम उसके बाद। दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, जो जीव वैज्ञानिक नाम है उसके नाम के बाद। एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएट फॉर्म, और एब्रीविएट फॉर्म में लिखेंगे मतलब छोटे फॉर्म में, मतलब पूरा नाम नहीं लिखेंगे, कुछ अक्षर लिखेंगे। दैट इज मैंजीफेरा इंडिका लिन। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। अब ये लिन लगा देने का मतलब ये है कि सबसे पहले लिनियस ने मैंजीफेरा इंडिका के बारे में बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन के रूल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट, ध्यान दीजिए अगेंस्ट कह रहा है, तो ये जो गलत पूछेगा उसको अंडरलाइन जरूर करिए, क्योंकि आप सही बता के चले आते हैं, पूछता वो गलत है, इसको ध्यान देना है। तो अगेंस्ट पूछ रहा है कि आईसीबीएन रूल के अगेंस्ट कौन सा है, तो इसको देखते हैं 5वें को। तो 5वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी वाले ऑप्शन को कह रहे हैं जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। ये गलत है, कह रहा है जेनेरिक यानी वंश, स्पेसिफिक यानी स्पीसीज, दोनों का नाम पहला अक्षर स्मॉल लेटर से शुरू होगा, जबकि ये गलत कह रहा है। तो इसीलिए अगेंस्ट हो गया, मतलब खिलाफ हो गया। हमने क्या पढ़ा था सही, स्पीसीज जेनेरिक नाम पहले लिखा जाएगा, स्पेसिफिक बाद में लिखा जाएगा, और जेनेरिक नाम का पहला अक्षर बड़ा होगा, स्पेसिफिक का पहला अक्षर छोटा होगा। इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया। देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। हमने बार बार बताया है कि इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है नीट में, तो इसको याद रखिए। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर नाम है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। पहला अक्षर वंश से शुरुआत होगी, जीनस जिसको इंग्लिश में कहेंगे, विद ए कैपिटल लेटर बड़े अक्षर से, व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर। जो स्पीसीज है उसको छोटे अक्षर से शुरुआत करेंगे। तो इसलिए ये सही है, और जो क्वेश्चन में दिया था वो गलत दिया था कि दोनों स्मॉल रहेंगे। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। जो नॉमेनक्लेचर हमारा नाम पद्धति है वो कुछ यूनिवर्सल मतलब अद्वितीय रूल हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। फिर देखिए ध्यान देना, ज्यादातर गलत पूछेगा। कंट्री मतलब जैसे कंट्रोवर्सी मतलब विरोध में है, तो कह रहा है नॉमेनक्लेचर के विरोध में कौन सा है, मतलब हमारे कहने का मतलब है कि नॉमेनक्लेचर तो जो था उसके कुछ गलत ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत कह रहा है। तो इसको देख लेते हैं 6 का क्वेश्चन। तो 6वां का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। देख लेते हैं 6 का सी में बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ये गलत है। ये कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल नेम है, जैव वैज्ञानिक नाम है, वो किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, जबकि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि वो लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे। तो इसलिए ये गलत हो गया। तो सी ऑप्शन हमारा गलत है, गलत ही पूछ रहा है। तो देख लेते हैं इसको। बायोलॉजिकल नेम आर डिराइव्ड आइदर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज आर लैटिनाइज्ड। या तो लैटिन भाषा में लिखेंगे या उसको लैटिनाइज कर देंगे। तो ध्यान देना, दिस इज बिकॉज लैटिन लैंग्वेज इज ए डेड लैंग्वेज। क्योंकि अब जो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन भाषा है, वो डेड लैंग्वेज है, मतलब अब ज़्यादा नहीं बोली जाती, ख़त्म हो चुकी है।
एंड देयरफॉर इट विल नॉट चेंज इन फॉर्म और स्पेलिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। इसलिए इसको अब बदलते समय के हिसाब से इसकी स्पेलिंग को नहीं चेंज किया जा सकता। बस इतना आप याद रखिए जितना हमने अंडरलाइन किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए पूछ रहा है ICBN स्टैंड्स फॉर। अभी ऊपर ही हमने बताया कि इसको याद कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म पूछेगा और उसने पूछ ही लिया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो 7 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इज ए सेट ऑफ रूल एंड recommendation dealing with the normal botanical name given to the plant. The foundation of ICBN are given in book written by C. Linnaeus. तो जब फाउंडेशन ऑफ द ICBN आर तो जितना हम अंडरलाइन कर रहे हैं बस इसी पे ध्यान देना है, बाकी जो लिखा हुआ है इस पे अपना समय नहीं बर्बाद करना। तो ICBN का फुल फॉर्म द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और द फाउंडेशन ऑफ ICBN मतलब ICBN की जो आधारशिला है आर गिवन इन बुक, एक किताब में लिखी गई है जिसको कैरोलस लिनियन ने लिखा है और उस बुक का नाम है फिलोसोफिया बोटेनिका। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और इस बुक में जीव जगत का कोई जीव का मतलब एनिमल का नाम नहीं लिखा गया, केवल बोटेनिका नाम ही है इसका। बोटेनिका मतलब बॉटनी, बॉटनी मतलब प्लांट, तो प्लांट से रिलेटेड ही नाम है, जीव से रिलेटेड कोई भी नाम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है बायोसिस्टमेटिक्स एम्स एट। तो बायोसिस्टमेटिक्स मतलब कि बायो मीन्स जीव, उनको सिस्टमेटिक ढंग से रखना, मतलब कहने का इसका मतलब क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से। एम्स एट उसका उद्देश्य क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसी को इंग्लिश में बायो सिस्टमेटिक्स कहेंगे। उसका क्या उद्देश्य है ये पूछ रहा है हमसे। तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसको देखते हैं सी में क्या कह रहा है। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दियर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग दियर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज। सेम यही लाइनें हमने NCERT में अंडरलाइन कराई थी और बताया था कि ये बात पूछेगा कि क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया। तो वही कह रहा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जीव हैं उनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दियर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसके विकास के आधार पर, एंड एस्टेब्लिशिंग दियर फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब उसके दिखाई देने वाले कैरेक्टर यानी आकारिकी के आधार पर, ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडी, और जितनी भी फील्ड में स्टडी की गई है उनके आधार पर हमारा वर्गीकरण किया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम 8 का इसमें देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या दिया गया है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। बायोसिस्टमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन and relationship among living being. In other words, it is the study of diversity of organisms, their comparative and evolutionary relationships based on comparative anatomy, ecology, physiology, biochemistry and other fields. कोई मतलब नहीं है इसमें दिमाग लगाने का, उसी को ऑप्शन को याद करिए, पूछा जाएगा तो सीधा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाई। फिर देखिए पूछ लिया
कि जेनेरा प्लांटेरम बुक किसने लिखा था। जेनेरा प्लांटेरम तो बेंथम एंड हुकर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि बेंथम एंड हुकर इन दियर मोन्यूमेंटल वर्क जेनेरा प्लांटेरम, जो 1862 से 1983 के बीच लिखी गई, हैव प्रोवाइडेड इलेबोरेट की फॉर द इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ 202 नेचुरल ऑर्डर एंड जेनेरा। 202 नेचुरल ऑर्डर और जेनेरा के बारे में जेनेरा प्लांटेरम बुक में बताया गया है। हमें कुछ नहीं ध्यान देना है, बस आपको इतना याद रखना है कि बेंथम और हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम बुक लिखी थी। कब लिखी थी, क्या था, कोई मतलब नहीं है, दिमाग लगा के उसमें अपना समय नहीं बर्बाद करना। बेंथम एंड हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम बुक लिखी थी। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट है। बस इतने से मतलब है, फालतू की चीजें छोड़ देना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आगे पूछ रहा है लिनियस इज क्रेडिटेड बाय विद, लिनियस को किस लिए इतना क्रेडिट मिली, क्यों वो इतना विख्यात हो गए, इसके बारे में पूछ रहा है। तो उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में द्विनाम पद्धति, जो जीव हैं, जंतु हैं, प्लांट हैं, उनके 2 नाम लिखे जाएं, पहला जीनस स्पीसीज, इसके बारे में बताया, यानी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए उनका नाम फेमस है। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वर फर्स्ट गिवन बाय सी लिनियस। सी लिनियस, बस और कुछ नहीं। 1735 में लिखी थी। इन दिस बुक सिस्टेमा नेचुरी बुक का नाम है, एंड लेटर इन स्पीसीज प्लांटेरम बुक लिखी। ही 1753 में, इससे कोई मतलब नहीं। ही यूज 2 लैटिन वर्ड फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, द फर्स्ट बीइंग जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक नेम। तो फर्स्ट इसमें जेनेरिक नेम रहेगा, सेकेंड स्पेसिफिक नेम रहेगा। द जेनेरिक नेम बीइंग विद कैपिटल लेटर, सब पहले बता चुके हैं, बार बार उसको बताया जा रहा है। एंड द स्पेसिफिक नेम इज स्मॉल लेटर। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर लिनियस ने बताया था। लिनियस ने 2 किताबें लिखी, सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फर्स्ट बीइंग जेनेरिक। जो हमारा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में नाम लिखा जाएगा, उसमें पहला नाम जेनेरिक यानी वंश का होगा, दूसरा नाम स्पेसिफिक यानी स्पीसीज का होगा। जेनेरिक, जो जेनेरिक नाम लिखा जाएगा यानी वंश का, पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा बड़े में, और स्पीसीज का पहला अक्षर छोटा होगा। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 11। लिनियस इवाल्व सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। लिनियस ने जो सिस्टम दिया नाम लिखने का जीव जंतुओं का, वो क्या था, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर था। सी ऑप्शन करेक्ट। बार बार वही चीज पूछ रहा है। द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। न्यू सिस्टमेटिक्स जो टर्म है वो किसने दिया था। सिस्टमेटिक का मतलब सिस्टम से जीव जंतुओं को रखना। तो न्यू सिस्टमेटिक्स टर्म किसने दिया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 12 का हमारा ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। न्यू सिस्टमेटिक्स वाज गिवन बाय जूलियन एंड हक्सले। बस दिस क्लासिफिकेशन टेक्स इनटू अकाउंट द साइटोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, फाइलोजेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखना है। न्यू सिस्टमेटिक्स टर्म जूलियन हक्सले ने दिया था। न्यू सिस्टमेटिक्स, नया कोई सिस्टमेटिक चीज अगर आप करेंगे तो लोग आपसे जलने लगेंगे। तो जूलियन हक्सले, हक्सले का मतलब जले। तो इस तरह याद रखिए कि आपने कोई नया काम किया तो लोग आपसे जलने लगे, तो नया मतलब न्यू। तो न्यू सिस्टमेटिक, नए सिस्टम से कोई अच्छा विकास का काम करेंगे तो लोग आपसे जलने लगेंगे। तो याद करने का हम तरीका बता देना है कि न्यू सिस्टमेटिक्स मतलब कोई नए सिस्टम से काम करेंगे तो लोग जलने लगेंगे, इसलिए न्यू सिस्टमेटिक्स जूलियन हक्सले, जले मतलब जलने लगेंगे लोग। इस तरह याद रखिए, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंतर्गत क्वेश्चन है। कह रहा है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन। कह रहा है कॉलम 1 और 2 दिए गए हैं, इनको मैच करना है। हाउस फ्लाई मतलब जो हमारी घरेलू मक्खी है, इसका ये दिया गया है कि क्या जीनस है, क्या स्पीसीज है, क्या ऑर्डर है, सब दिया गया है। उसमें सही सही कौन सा है उसको हमको मैच करना है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द ऑर्डर कोड गिवन बिलो। और करेक्ट ऑप्शन जो भी है हमारा, सही कौन सा विकल्प है वो चूज करना है, यानी चुनना है। तो 13 का देखते हैं। 13 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है, तो ए में देख लेते हैं। तो 13 में ए, तो ए का थर्ड सही है, यानी इसको इस तरह कर लीजिए, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का सेकंड। तो जो हमारी मस्का डोमेस्टिका यानी घरेलू मक्खी है, उसकी फैमिली मसीडाई है, ऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे फिर ध्यान करिए, हमने बताया था कि एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें दी हैं बस इतना ही याद करना है, यही नीट में आपसे पूछा जाएगा। बार बार वही सब क्वेश्चन आने लगे कि नहीं? तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? बेवकूफ़ी में इधर उधर पढ़ के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। जितना बता रहे हैं बस इतना ही पढ़ना है। इतना ही पढ़ के 664 नंबर हमारे आए थे 720 में। 600 नंबर भी ले आओगे तो सेलेक्ट हो जाओगे। तो सोचिए, इधर उधर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, टाइम बर्बाद करना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ द ईयर। मतलब टमाटर और आलू में सबसे ज्यादा मिलते जुलते कैरेक्टर गुण लक्षण किस स्तर पर हैं, इसको बताना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बताया था हमने कि जैसे स्पीसीज है तो उसमें स्पीसीज के ऊपर जीनस है, तो जीनस में कहेंगे कि जो स्पीसीज मतलब जाति के आधार पर जिसके मिलते जुलते लक्षण हैं उनको जीनस में रखेंगे। इसी प्रकार उसके ऊपर जो होगा उसमें जीनस में जो मिलते जुलते कैरेक्टर हैं उसके ऊपर रखेंगे। तो किस स्तर पर पोटैटो यानी आलू और टोमेटो यानी टमाटर के कैरेक्टर मिलते जुलते हैं? तो 14 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। फैमिली के स्तर पर टोमेटो और पोटैटो के लक्षण मिलते जुलते हैं। तब इसको याद कैसे करना है? याद इस तरह करोगे, हम ट्रिक बता दे रहे हैं कि जब आप घर में बनाते हैं तो कहते हैं आलू टमाटर की सब्जी बना लो, तो आलू और टमाटर एक ही फैमिली के हैं, इसीलिए साथ साथ बनाए जाते हैं। इस तरह इसको याद रख सकते हैं, बाकी तो हम लोग सोल्यूशन देख लेंगे। तो 14 नंबर देखते हैं। पोटैटो जिसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। अब ध्यान दीजिए, यही आपसे डायरेक्ट पोटैटो का वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है। एंड जो टोमेटो है यानी टमाटर है हमारा, इसका वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम। बोथ बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी। इन दोनों की जो फैमिली है ये सोलेनेसी है। विच इज कॉमनली कॉल्ड एट द पोटैटो फैमिली। इसी फैमिली को हम जनरली पोटैटो फैमिली कह देते हैं, मतलब आलू की फैमिली। मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एक्सेट्रा। बहुत सारे प्लांट हैं जो इस फैमिली में उपस्थित हैं, जिनमें सब्जियां भी हैं, फल भी हैं और अदर चीज़ें भी हैं। तो पोटैटो का वैज्ञानिक नाम याद रखना है सोलेनम ट्यूबरोसम। टोमेटो का वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम। और ये दोनों एक ही फैमिली सोलेनेसी में रखे गए हैं, और सोलेनेसी फैमिली को जनरली पोटैटो फैमिली भी बोला जाता है। बस इतना याद है, तो इसके अलावा आपसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड। कह रहा है इसमें जो दिया गया है नीचे ऑप्शन, उनमें ऑर्गेनिज्म माने जितने जीव दिए गए हैं उनमें साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक तौर पर कौन करेक्टली नेम कौन सा सही नाम है। करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। और करेक्टली किस आधार पर? इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो अंतरराष्ट्रीय नाम पद्धति है उस रूल मतलब उस नियम के आधार पर कौन सा सही नाम बताया गया है। तो 15 का देखते हैं। तो 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब ध्यान दीजिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज ए प्रोटोजोअन पैरासाइट। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, इकानोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा, इस तरह बहुत सारे फाइलम हैं। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है इसको प्रोटोजोआ में रखा गया है और ये पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब परजीवी, परजीवी का मतलब पराये व्यक्ति के ऊपर अपना जीवन निर्भर किए, खुद नहीं कमा के खाता, दूसरे जीव पर अपना जीवन निर्भर किए हैं। जैसे चीलर जू हमारे सर पे होते हैं उनको पैरासाइट या परजीवी बोला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर से खून ले रहे हैं, हमारे शरीर में रह रहे हैं, खुद कुछ नहीं करते, सब कुछ हमारे शरीर से लेते हैं, इसलिए उनको पैरासाइट बोला जाता है। इसी प्रकार प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रोटोजुआ में रहने वाला जीव है जो एक पैरासाइट है। ऑन द वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट काज मलेरिया इन द ह्यूमन। और प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज जो मलेरिया पैदा करती है, वो प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज है जो मलेरिया भी पैदा करती है मनुष्य में, ह्यूमन में मतलब मनुष्य में। बीइंग डाइजेनेटिक, इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 होस्ट, मैन एंड मॉस्किटो। डाइजेनेटिक का मतलब द्विपोषीय, 2 जीवों में अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करता है। पहला कौन है? मनुष्य। दूसरा कौन है? मच्छर। मच्छर के काटने से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है इसके लार्वा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो पहले मच्छर में अपना जीवन बिताया फिर हमारे अंदर, और यही हमें मलेरिया पैदा करता है। तो प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया होता है और डाइजेनेटिक है मतलब 2 जगह जीवन बिताता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है 2 जीवों में, एक मनुष्य में और एक मॉस्किटो में। अभी देखिए एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, इसलिए अभी इसको ना भी पढ़ सकते हैं और आगे हो सकता है चैप्टरों में दिया हो। तो 15 तक क्वेश्चन हो गए और देखिए जो 15वां क्वेश्चन है हमारा, ये मेंस 2012 में पूछा गया है। 2012 में नीट में हो सकता है मेंस हुआ हो, उसमें पूछा गया है। तो आज अभी यही 15 तक क्वेश्चन, अब अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।